हेलो एवरीवन, वेलकम चैनल लर्न विद। आज हम सॉल्व करेंगे सीबीएसई 2023 क्वेश्चन पेपर में डिसोल्यूशन ऑफ फर्म से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा गया उसे आप कैसे सॉल्व करोगे, प्रेजेंट करोगे, सब कुछ सीखना है, समझना है। तो मेरे साथ एंड तक बने रहना। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और अगर आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डी के गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको सभी सॉल्यूशन अपलोडेड मिलेंगे। कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस हैं शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में दिया है कि आपको जर्नल एंट्रीज बनानी है। आपको जर्नल एंट्रीज बनानी है डिसोल्यूशन से रिलेटेड, जो भी एसेट और लाइबिलिटीज रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करनी थी वो ट्रांसफर हो चुकी है। उसके बाद जो ट्रांजेक्शन्स हुई है उससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज बनानी है। तो पहली ट्रांजेक्शन है जहां पर क्रेडिटर्स जो कि 60,000 रुपीज के हैं, उन्होंने कैश की जगह आपसे स्टॉक ले लिया है। स्टॉक उन्होंने खरीद लिया 59,000 में। 59,000 में फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो गई है। उन्होंने आपका स्टॉक एक्सेप्ट कर लिया, स्टॉक लेकर के खत्म हो गया, कोई और पैसा आपको नहीं देना। तो जब लाइबिलिटी और एसेट आपस में सेटल हो जाती है तो आपको उसकी एंट्री नहीं करनी, चाहे वो कितनी भी अमाउंट में सेटल हुई है। चाहे 60,000 की जगह उन्होंने स्टॉक को 59,000 में खरीद लिया, तो भी आपको लॉस या प्रॉफिट इसमें बुक नहीं करना। बस ये जो सेटल हो गया बाहर की बाहर खत्म हो गया। एक तरह से आपने स्टॉक इसको बेचा, आपको जो पैसा मिला वही आपने इसको पेमेंट कर दी, राइट। इसी तरह से दूसरी एंट्री देखो। तनय एग्री टू पे ऑफ हिज वाइफ्स लोन ऑफ ₹12,000। तनय की वाइफ ने फर्म को लोन दिया था। तो जब वाइफ फर्म को लोन देती है तो वो पार्टनर नहीं है, वो एक थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी का लोन एक लाइबिलिटी है जिसे आप रियलाइजेशन अकाउंट में लिखते हो। अगर वो लाइबिलिटी कोई पार्टनर पे कर रहा है, उसको टेक ओवर कर रहा है, तो उसकी एंट्री क्या होगी? पहली बात तो रियलाइजेशन अकाउंट में आप लाइबिलिटीज की पेमेंट किस साइड दिखाते हो? डेबिट साइड पर। तो रियलाइजेशन अकाउंट तो आपका डेबिट होगा। अब आपने बैंक से पेमेंट नहीं की, उसकी जगह पर तनय ने आपकी बिहाफ पर, फर्म के बिहाफ पर पेमेंट की है। तो अब फर्म किसको पे करेगी? तनय को करेगी। तो तनय इस कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा 12,000, कि इसने फर्म के बिहाफ पर जो पेमेंट कर दी है उसको इतना पैसा और दिया जाए। इसके बाद फर्म के पास एक डेबिट बैलेंस है 18,000 का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। इसका क्या किया जाए? जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस होता है, डेबिट या क्रेडिट, वो आप रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते, वो बाहर की बाहर पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन होता है उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो यहाँ पर इन दोनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? नहीं दी। इसका मतलब इक्वल पार्टनर्स है। और डेबिट बैलेंस का मतलब लॉस है। तो लॉस होगा तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो उनके अकाउंट आपके क्या होंगे? डेबिट होंगे। तो तनेस कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा 9,000 और महक्स कैपिटल अकाउंट भी डेबिट होगा 9,000 से टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 18,000। ये भी हो गया। इसके बाद अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी 20,000, एक ऐसी लाइबिलिटी जो आपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं की और आपको पेमेंट करनी है। 20,000 की वो लाइबिलिटी है, लेकिन इसको हमने 10% डिस्काउंट में सेटल कर दिया। 10% डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 20,000 का 10% 2,000। 20,000 की जगह अब आपको कितनी पेमेंट करनी है? 18,000, और वो भी फर्म के बिहाफ पर महक ने पेमेंट की है। तो क्या होगा? लाइबिलिटी है, चाहे अनरिकॉर्डेड ही है, एट द एंड ऑफ द टाइम जो भी आपको पेमेंट करनी पड़ रही है, खर्चा आ रहा है, वो आपको शो करना है डेबिट साइड पर। तो रियलाइजेशन अकाउंट आपका डेबिट होगा 18,000 से। जितनी आप पेमेंट कर रहे हो लाइबिलिटी की उतना ही दिखाओगे। और किसने की है? बैंक से पेमेंट नहीं की, कैश से पेमेंट नहीं की, फर्म के बिहाफ पर महक ने पेमेंट की है। तो उसके कैपिटल अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे कि इतना पैसा इसको हमें और देना है। इसके बाद तनय ने जो फर्म को लोन दिया है 4,000 का, उसकी हमने पेमेंट की है चेक से। अब तनय कौन है? पार्टनर है। पार्टनर के लोन की पेमेंट आपको करनी होगी, लेकिन आफ्टर द आउटसाइड लाइबिलिटीज। तो उसकी पेमेंट आपने की तो क्या होगी? चेक से कर रहे हो तो बैंक आएगा। और तनय लोन क्या है? लाइबिलिटी है। तो ये रियलाइजेशन वाला पार्ट नहीं है। ये रियलाइजेशन में आप पार्टनर से रिलेटेड लोन की एंट्रीज आप नहीं दिखाते हो, आपको ये अलग से पेमेंट करनी है। तो तनय लोन अकाउंट आपका क्या हो जाएगा? डेबिट टू बैंक अकाउंट 4,000। याद रखना,
पार्टनर से रिलेटेड लोन और कैपिटल के बैलेंसेस आप रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करते। इसके बाद लास्ट में है आपका डिसोल्यूशन का खर्चा 11,000 का, जो कि महक ने पे किया है। फर्म के बिहाफ पर डिसोल्यूशन में जो भी खर्चा हुआ वो महक ने पे किया, तो खर्चा है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा 11,000, और किसने पे किया है? महक ने किया है। तो महक को ये पेमेंट आपको करनी होगी, फर्म पे करेगी, तो टू महक्स कैपिटल अकाउंट 11,000। ये 6 एंट्रीज थी 6 मार्क की। 6 मार्क का क्वेश्चन आता है आपका डिसोल्यूशन का। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। डिसोल्यूशन के केस में या तो आपसे जर्नल एंट्रीज पूछी जाएंगी या आपसे रियलाइजेशन और क्या पूछ लिया जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये 3 चीजें मेन है, इनको प्रैक्टिस कर लो और अपने नंबर पक्के कर लो। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो भी जर्नल एंट्री से रिलेटेड है। तो 2023 में क्या पूछा गया है? वरुण ने क्रेडिटर्स 18,500 की फुल एंड फाइनल सेटलमेंट क्लेम को कर दिया, पे कर दिया 20,000 का था। उनका क्लेम क्या था? क्रेडिटर्स कितने के थे? 20,000 का, लेकिन हमने उनको सेटल कितने में किया? 18,500 में। और किसने पे किए? वरुण ने। वरुण कौन है? पार्टनर। तो फर्म की लायबिलिटी की पेमेंट की गई है, और पेमेंट की गई है वो भी बैंक या कैश के थ्रू नहीं, पार्टनर ने किया है। तो क्या एंट्री हो जाएगी? लाइबिलिटी पेमेंट है तो रियलाइजेशन अकाउंट आपका डेबिट होगा टू वरुण कैपिटल अकाउंट 18,500। जितनी पेमेंट कर रहे हो उतना ही आपको शो करना है। विवेक ने अपनी वाइफ का लोन सेटल कर दिया, उसको पेमेंट कर दी। तो वाइफ से लोन लेना फर्म के लिए आउटसाइड पार्टी है, उसकी पेमेंट करना। उसकी पेमेंट किसने की है? उसके हस्बैंड विवेक, जो पार्टनर है। तो जब पार्टनर पे करता है, फर्म की लाइबिलिटी को टेक ओवर करता है, तो हम क्या करते हैं? उसी के कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करें। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू विवेक्स कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पर आपका करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट कुछ भी नहीं है, आपको सिंपली एक ही अकाउंट मेंटेन करना होता है। कैपिटल अकाउंट में ही आप सारी एंट्रीज ट्रांसफर करोगे। अगर पार्टनर्स के दो अकाउंट के बैलेंसेस अलग अलग दिए आपको, कैपिटल का भी और करंट का, तो आपको करंट अकाउंट का बैलेंस कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफर कर देना है। और जितनी भी एंट्रीज अब आप कर रहे हो ट्रांजेक्शन्स, वो आपको कैपिटल अकाउंट में ही करनी है, चाहे वो फ्लक्चुएटिंग हो चाहे फिक्स्ड कैपिटल मेथड। इसके बाद अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपए की, जो कि हमने बेच दी 20% के लॉस पर। अब एसेट को बेचने पर जो भी पैसा मिलेगा आप कहां दिखाओगे? रियलाइजेशन अकाउंट में, क्रेडिट साइड। अब ये पेमेंट आपको मिली, जितनी मिली उतनी आपको दिखानी है, और कहां दिखाओगे? बैंक या कैश अकाउंट। तो बैंक या कैश अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा। कितने अमाउंट से? 2 लाख की इन्वेस्टमेंट, 20% लॉस, तो 2 लाख का 20% 40,000 लेस कर दो, तो 1,60,000 हमारे बैंक में आ गया, और रियलाइजेशन अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। इतना समझ में आ गया? एसेट को बेचने पर रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा, और जितना पैसा आया वो आपका बैंक या कैश अकाउंट डेबिट होगा। इसके बाद फर्म के पास जो स्टॉक है 1 लाख का, वो वरुण जो पार्टनर है उसने खरीद लिया है 10% डिस्काउंट पे। तो जब कोई पार्टनर कोई भी एसेट को टेक ओवर करता है तो वो पेमेंट नहीं करता, हम उसके डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट को ही क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, क्योंकि अब उससे पैसा हमें लेना है, तो हमें उसके अकाउंट को क्या करना है? डेबिट करना है। तो वरुण कैपिटल अकाउंट को आप डेबिट करोगे कितने से? 1 लाख के स्टॉक को 10% डिस्काउंट, 10,000 माइनस करके 90,000 में वो खरीद रहा है, तो 90,000 उसके अकाउंट में आप डेबिट करोगे। एक तरह से फर्म ने उसको पेमेंट की है। कैपिटल के बैलेंस को हम कम कर रहे हैं ना, डेबिट का मतलब क्या है? कैपिटल का बैलेंस कम हो गया, जो पैसा हमें उससे लेना था वो उसकी कैपिटल से ही हम एडजस्ट कर रहे हैं। और एसेट को बेचना, एक तरह से वरुण ने ये स्टॉक खरीदा तो आपने बेचा है ना स्टॉक को, तो वो कहाँ दिखाओगे? रियलाइजेशन में, क्रेडिट साइड पे। तो 90,000 वरुण कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा और रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट होगा। 10,000 का प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ आपको मैटर नहीं करना, आपको कहीं रिकॉर्ड नहीं करना, बस ये देखना है कितना पैसा मिला। इसके बाद रीमा, जो कि एक डेटर है 2,000 की, हमने इसे बेड डेट मान करके बहुत पहले ही राइट ऑफ कर दिया था। हमारी बुक्स में अब ये डेटर नाम से कहीं पर भी शो नहीं हो रही, क्योंकि हम बेड डेट्स नाम से इसको बुक कर चुके हैं, इसे एज ए खर्चा डाल करके खत्म कर चुके हैं।
लेकिन सडनली आकर के उसने अपनी पेमेंट कर दी 70%। 2000 का 70% उसने पेमेंट कर दी। अब एट द एंड जैसे खर्चा कोई भी आएगा तो भी आपको रिकॉर्ड करना है, इसी तरह से कोई भी इनकम, सडन इनकम आती है तो भी आपको उसे रिकॉर्ड करना है रियलाइजेशन में। तो क्या लिखोगे? पैसा आ रहा है तो बैंक या कैश अकाउंट को आप डेबिट करोगे। कितनी अमाउंट से? 2000 का 70% मतलब 1400 आपको मिले, डेबिट करो। टू रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करो 1400। क्योंकि जो भी इनकम है या पैसा आपको एसेट को बेच करके मिलेगा वो आप रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड पर ही लिखोगे। इसके बाद रियलाइजेशन का खर्चा 4900 का, जो कि विवेक एक पार्टनर ने पे किया। तो क्या एंट्री हो जाएगी? खर्चा है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू विवेक्स कैपिटल अकाउंट 4900। क्लियर हो गई? सारी एंट्रीज क्लियर हो गई। अब बात आती है कि अगर आपके पास आ जाए रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का, एक इस तरह से बैलेंस शीट दिया और आपको कहा है कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ, जर्नल एंट्रीज नहीं बनानी, तो घबराना नहीं है कि इतना बड़ा सा क्वेश्चन आ गया, क्या करना है। थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, अभी भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। रियलाइजेशन अकाउंट बहुत ही सिंपल है। क्या क्या ट्रांसफर करना है? देखो, रियलाइजेशन अकाउंट में हम डेबिट साइड पर वो एसेट्स ट्रांसफर करेंगे जिसे हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि स्टॉक, स्टॉक को हम लिखेंगे यहाँ पर 24,000। कैश एट बैंक नहीं लिखोगे, या कैश इन हैंड, कैश या बैंक का बैलेंस नहीं आएगा, पार्टनर्स के कैपिटल या लोन का बैलेंस यहाँ नहीं आएगा, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस या प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस भी यहाँ नहीं आएगा, रिजर्व्स के बैलेंस भी आप यहाँ पर ट्रांसफर नहीं करते हो। तो आपको लिखना है स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, डेटर्स लिखोगे 20,000 ग्रॉस अमाउंट से। जो इसका प्रोविजन फॉर डेट्स है वो आपको क्रेडिट साइड पे अलग से शो करना है, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2000। इसके बाद प्लांट आपका आ जाएगा 1 लाख, और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, अभी मैंने क्या बोला कि आपको यहाँ रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करना, इसे बाहर की बाहर पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ये एक तरह से खर्चा है, नुकसान है, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट होंगे और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट होके के खत्म हो जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं लिखोगे। आपने यहाँ पर एसेट्स लिखी, इसी तरह से लाइबिलिटीज आपको लिखनी है क्रेडिट साइड पे, लेकिन कौन सी? जो आउटसाइड लाइबिलिटीज है। जैसे कि क्रेडिटर्स 90,000, मिसिस आदिश लोन, आदिश पार्टनर है लेकिन उसकी वाइफ पार्टनर नहीं है, तो ये एक आउटसाइड पार्टी है, तो आप इसको लिखोगे मिसिस आदिश लोन अकाउंट 30,000। श्रेयांश फर्म का पार्टनर है, उसने अगर फर्म को लोन दिया है तो वो आप रियलाइजेशन में नहीं लिखोगे। जनरल रिजर्व बाहर की बाहर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उनके कैपिटल अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस भी यहाँ पर नहीं आएंगे। अगर आपने इतना भी शो कर दिया रियलाइजेशन अकाउंट में तो एक नंबर तो आपको डेफिनेटली मिल ही जाएगा। इसके बाद क्या करना है? सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब आपको देखो यहाँ पर क्या लिखा है, एसेट से आपको बेच करके जो भी पैसा मिला वो आपको यहाँ क्रेडिट साइड पे दिखाना है। डेटर्स से हमें कितना पैसा मिला? 17,000। अब डेटर्स मेरे 20,000 के थे, प्रोविजन मेरा 2,000 का था। आपको अब प्रोविजन डेटर कितने के थे सोचना ही नहीं है, अब तो बस आपको ये देखना है पैसा कितना मिला, बस वही लिखना है। तो कैसे लिखोगे? देखो, बाय बैंक अकाउंट, डेटर्स से मुझे मिले 17,000, बस मुझे ये लिखना है। बेड डेट से मुझे एडजस्ट करना, प्रोविजन की एडजस्टमेंट एंट्री करना, कुछ भी नहीं करना आपको। प्लांट आपको 10% मोर देन बुक वैल्यू रियलाइज हुआ, मतलब इसको बेचने पर आपको 1 लाख प्लस उसका 10%, 10,000 मिला करके आपको 1,10,000 रुपए मिले। जो पैसा मिला वही लिखते जाओ। उसके बाद हम एसेट को देख लेते हैं पहले। हमारी इन्वेस्टमेंट आधी तो श्रेयांश ने ली है और बाकी इन्वेस्टमेंट हमने मार्केट में बेची, तो हमें कितने मिले? 4,500। ये हो गया आपका एसेट साइड में। आपके पास क्या क्या कवर हो गया? डेटर्स कवर हो गए, प्लांट कवर हो गया, और इन्वेस्टमेंट आदि आपने जो मार्केट में सेल की वो हमने लिखी, जिससे आपके पास बैंक पे पैसा आ गया 1,31,500। और क्या रह गया? अब आपका स्टॉक रह गया और आधी इन्वेस्टमेंट, उसका क्या हुआ? यहां पर लिखा है कि जो स्टॉक है वो किसने लिया? आदिश ने लिया। और जो बाकी की आधी इन्वेस्टमेंट है वो श्रेयांश ने ली। तो जब भी कोई पार्टनर कोई भी एसेट को टेक ओवर करता है, एक तरह से वो परचेज कर रहा है, परचेज करेगा तो उसके कैपिटल अकाउंट को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। अब आपके पास बैंक में पैसा नहीं आ रहा,
हम उसके पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो आधी इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाएगी? आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 30,000 की। 30,000 की आधी हो गई 15,000। 15,000 की इन्वेस्टमेंट को 10% डिस्काउंट पे ले रहा है, तो उसने कितने में ली? 15,000 माइनस 1,500, 13,500 में आपने आधी इन्वेस्टमेंट श्रेयांश को दे दी। तो इन्वेस्टमेंट अब आपने पूरी बेच दी। इसके बाद क्या बचा? स्टॉक। स्टॉक किसने लिया है? आदिश ने लिया है। और आदिश ने कितने में लिया? 24,000 का स्टॉक 20,000 में लिया। हमें कुछ भी मतलब नहीं है कि 4,000 का हमें नुकसान हो रहा है। हमें ये देखना है कि वो कितने रुपए में ले रहा है, हमारा सामान कितने रुपए में बिक रहा है। तो बाय आदिश कैपिटल अकाउंट 20,000, ये जरूर ब्रैकेट में लिख देना ताकि ये क्लियर हो जाए कि आपने इनके अकाउंट को किस लिए डेबिट किया है, कौन सी एसेट से कनेक्ट किया है इसको। ठीक है। लास्ट में एक चीज और नोट कर लो, आपको ये जरूर से चेक करना है, अगर आपकी 4 एसेट थी तो क्या चारों एसेट के बारे में आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी थी? उसके अकॉर्डिंग आपने इनकी सेल को पूरा दिखा दिया, पेमेंट कितनी मिली। अगर मान लो यहाँ पर 5 एसेट होती और मान लेते हैं यहाँ पर एक फर्नीचर नाम की एक और एसेट है और उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं, फर्नीचर आपका 20,000 का था, उसको बेच करके आपको कितना पैसा मिला नहीं दिया, तो आपको उस केस में उसकी बुक वैल्यू 20,000 ही दिखानी है कि आपको फर्नीचर को बेच करके 20,000 रुपए मिल गए। तो टेंजिबल वो एसेट जिसे आप टच कर सकते हो, देख सकते हो, अगर उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी क्वेश्चन में, एडिशनल इंफॉर्मेशन कि हमें बेच करके कितना पैसा मिला, तो आपको उसे बुक वैल्यू पर उसकी सेल वैल्यू दिखानी है। अगर यही कंडीशन कोई इंटेंजिबल एसेट से रिलेटेड है, मान लेते हैं गुडविल है, पेटेंट है, वो भी आप रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करोगे, और मान लेते हैं यहाँ पर गुडविल आपकी लिखी है 10,000 और 10,000 से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी कि गुडविल को बेच करके आपको कितना पैसा मिला, तो आप उसकी कोई भी रियलाइजेशन वैल्यू नहीं दिखाओगे। आप ये मान के चलोगे कि उसको बेच करके हमें कोई पैसा नहीं मिला। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि गुडविल को बेच करके हमें 2,000 रुपए मिले, तो हम दिखाएंगे कि बाय बैंक अकाउंट ब्रैकेट में गुडविल 2,000 रुपए हमें इसे बेच करके मिला है। तो इंटेंजिबल एसेट के केस में जब तक इंफॉर्मेशन नहीं है उसकी सेल से रिलेटेड, आप कवर नहीं करोगे। और अगर टेंजिबल एसेट है तो उसकी इंफॉर्मेशन नहीं दी, तभी भी आपको उसकी सेल वैल्यू दिखानी। ये थी आपकी एसेट से रिलेटेड बात। इसी तरह से लाइबिलिटीज में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को भूल जाओ, लिखना ही था, अब उसको लिख करके भूल जाओ। इसके बाद लाइबिलिटीज में आपकी 2 लाइबिलिटीज है, क्रेडिटर्स और मिसिस आदिश लोन। तो क्या लिखा है यहाँ पर देखो, हमने यहाँ पर क्रेडिटर्स की पेमेंट की है और आदिश की वाइफ का लोन आदिश ने पे किया। तो आदिश अगर फर्म की लाइबिलिटी को टेक ओवर कर रहा है, अपनी वाइफ का लोन पे कर रहा है, तो हम उसी के कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे कि इतनी लाइबिलिटी की पेमेंट फर्म के बिहाफ पर इसने पेमेंट करी है, तो इतना पैसा इसको और मिलना चाहिए। टू आदिश कैपिटल अकाउंट 30,000। क्रेडिटर्स की पेमेंट हमने 10% डिस्काउंट में दी, मतलब 90,000 की जगह हमने 81,000 पेमेंट की। तो यहाँ पर लिखोगे जो पैसा आप दे रहे हो खुद से, फर्म जो पे कर रही है वो बैंक या कैश अकाउंट होगा। तो टू बैंक अकाउंट 81,000 हमने क्रेडिटर्स की पेमेंट कर दी। इसके बाद रियलाइजेशन का जो खर्चा 7,000 का वो पे किया, तो वो फर्म ने पे किया, तो टू बैंक अकाउंट 7,000। कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड पे लिखेंगे। जो भी खर्चे या लाइबिलिटी की पेमेंट है वो हम डेबिट साइड पे लिखेंगे। अब आपने सारी चीजों को कवर कर लिया। लाइबिलिटी के केस में आपको क्या चीज याद रखनी है? अगर कोई भी लाइबिलिटी है उसके बारे में अगर इंफॉर्मेशन नहीं दी यहाँ पर कि हमने पेमेंट की है या नहीं की है, तो आपको उसकी पूरी पेमेंट यहाँ पर करके दिखानी है। मान लेते हैं यहाँ पर आपका बिल्स पेबल होता 10,000 का, बिल्स पेबल 10,000 का है और उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आपको वो बिल्स पेबल की पूरी पेमेंट यहाँ पर दिखानी है टू बैंक अकाउंट 10,000। क्लियर है? अब सारी चीजें होने के बाद आपको डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल करना है। अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है मतलब खर्चे ज्यादा है ना, तो खर्चे ज्यादा हैं तो इसका मतलब आपको क्या होगा? लॉस होगा। तो यहां पर हमारा 5,000 से डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, तो हमारा लॉस है। लॉस है 5,000 का, जिसे हमने पार्टनर्स की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया और उनके कैपिटल अकाउंट को क्या किया? डेबिट किया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट।
3000, 2000, 5000 एंड में लिखो टोटल। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होता तो क्या होता, प्रॉफिट होता, और हम उसे यहां पर लिखते टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उस केस में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होते और रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होता। तो यही आपसे सिंपली क्वेश्चन में पूछा था, बहुत ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन भी नहीं था, बहुत इजीली आप इसको 10 मिनट्स में इसको कंप्लीट कर सकते हो और 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जी और एम दो पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। यहां पर भी आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। कैसे करोगे, उसी तरह से आपको अदर देन बैंक और कैश बैलेंस ट्रांसफर करना है रियलाइजेशन अकाउंट में सभी एसेट्स को। तो पहली है आपकी अदर करंट एसेट 4,80,000, मशीनरी 7 लाख, लैंड एंड बिल्डिंग 15 लाख, पेटेंट्स 10,000, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस क्या बोला था मैंने, आपको ये बैलेंस बाहर की बाहर पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, उनके अकाउंट में ट्रांसफर करना है, रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं लिखोगे। गुडविल जो कि हम एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ अ पार्टनर सब जगह पर इसे एक खर्चा मान करके पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट करते हैं, लेकिन यहाँ पर आप इसे एक एसेट है, एक एसेट की तरह ही आप डेबिट साइड पे लिखोगे 1,20,000। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, हाँ इसको आप बाहर की बाहर पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म करोगे, खर्चा है, पार्टनर का अकाउंट डेबिट होगा। यहां तक समझ में आ गया। अब हमने एसेट्स को लिख लिया, इसी तरह से लाइबिलिटीज में आ जाएगा आपका क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 45,000 और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5,000। ये जो अदर करंट एसेट्स है इसी में आपके डेटर्स इंक्लूड है, और उससे रिलेटेड जो भी आपने प्रोविजन बनाया था वो यहां पर माइनस करने की जगह आपने लाइबिलिटी साइड पर इसको शो किया। तो आपको दिखाना तो है ही, जैसा कि मैंने आपको कहा, डेटर्स आप ग्रोस अमाउंट से दिखाते हो, प्रोविजन को क्रेडिट साइड पे दिखाते हो, और 9% लोन 15 लाख। इसके बाद अब आपने एसेट को बेच करके कितना पैसा रिसीव किया, करंट एसेट को हमने 10% कम वैल्यू में बेचा, मतलब 4,80,000 में हमें कितना नुकसान हो गया, 48,000 का। बाकी पैसा हमको मिला 4,32,000। इसके बाद दूसरी एसेट लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट, इसके बारे में लिखा है लैंड एंड बिल्डिंग और मशीनरी को हमने बुक वैल्यू पर ही बेचा, मतलब जो हमारी बुक्स में रिकॉर्ड है वैल्यू उसी पर हमने बेचा और पैसा मिला, तो 15 लाख और 7 लाख, तो टोटल अमाउंट आपके पास आ गया बेच करके 26,32,000। बचा क्या, पेटेंट और गुडविल। अब ये क्या है, पेटेंट और गुडविल आपकी इंटेंजिबल एसेट। जैसा कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया था, अगर इंटेंजिबल एसेट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी क्वेश्चन में, तो आप इनको ये मान के चलोगे इनको बेच करके आपको कुछ नहीं मिला, आपको यहाँ पर रियलाइजेशन वैल्यू नहीं दिखानी है। ठीक है, इसी तरह से लाइबिलिटीज की साइड पर आ जाओ। लाइबिलिटीज का कहा है कि आपका जो 9% लोन है वो हमने 1,35,000 के इंटरेस्ट के साथ पे किया। अनरिकॉर्डेड इंटरेस्ट मतलब आपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया, अगर रिकॉर्ड किया होता तो बैलेंस शीट में यहाँ पर शो हो रहा होता, है ना। तो लेकिन अब हमें पेमेंट तो करनी है लाइबिलिटी की, और हमने इसको इंटरेस्ट के साथ पे किया, तो जितना भी आपने पे किया वो पूरा दिखाओगे आप। तो 9% लोन 16,35,000 आपने पे किया, आप इसे डेबिट साइड पर दिखाओ। इसके बाद क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को हमने कितना पे किया, कुछ भी नहीं लिखा। तो आपको जितनी भी ये लाइबिलिटी की वैल्यू है उतनी पूरी पेमेंट दिखानी है। मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, अगर लाइबिलिटी की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो आपको पूरी पूरी पेमेंट दिखानी है, 50,000 और 45,000। इसके बाद और क्या बच गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को भूल जाओ, और आपने जो डिसोल्यूशन के टाइम पर खर्चा किया 10,000 का, वो आपका एक्सपेंस, रियलाइजेशन एक्सपेंस 10,000 डालोगे, तो टोटल खर्चा 17,40,000 आ गया। अब आपने सारी एंट्रीज कर ली है, तो बारी आ जाती है कि हम चेक करें डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है या क्रेडिट साइड का। तो यहां पर भी डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, तो हमारा हो गया है लॉस 3,18,000 का, जो कि हमने इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 में डिवाइड किया, पार्टनर्स के अकाउंट को डेबिट किया, रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट किया, और एंड में लिखो टोटल। हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। तो कितना सिंपल है रियलाइजेशन अकाउंट को करना, आप बहुत इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है रियलाइजेशन अकाउंट को आप किस तरह से सॉल्व करोगे, इसमें ध्यान क्या रखना है बनाने बनाने के लिए, कौन से अकाउंट इंक्लूड होंगे कौन से नहीं, सब कुछ एक्सप्लेन किया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक भी डाल दूंगी,
तो प्रैक्टिस जरूर कर लो और अपने नंबर पक्के कर लो। तो हम इसी तरह से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, अपनी प्रैक्टिस जारी रखते हुए। गुड बाय एंड टेक केयर।